ये तमाम बातें उस समय गौण हो जाती हैं जब आप नैतिक मूल्यों पर अपना जीवन जीते हैं और एक आदर्श वैल्यू को लेकर चलते हैं। आप मानवता को प्राथमिकता देते हैं और इसी को अपना धर्म मानकर आगे बढ़ते हैं। इसी विचारधारा को लेकर के सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं आईपीएस अधिकारी किशन साय जी। किशन साय जी फिलहाल राजस्थान पुलिस में आईजी हैं और वे मानवाधिकार विभाग को हेड करते हैं। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि किन मूल्यों को लेकर के वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मीडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद साथियों। मैं किशन सहाय, आईपीएस आईजीपी मानवाधिकार, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। साथियों, अपन ने पिछले 7-8 साल से विचारधारा मिशन चला रखा है, मानवतावादी विश्व समाज। इस विचारधारा मिशन के तहत अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक, धर्मविहीन, जाति विहीन, नस्लभेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य है। चूँकि परंपरागत धर्म से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और जातियाँ ये समाज को बांटती है। अपन पहले अलग अलग धर्मों के रहेंगे, फिर कहते हो एक हो जाओ तो बड़ा मुश्किल होता है। अलग अलग जातियों में समाज बटा रहे, फिर कह दो एक हो जाओ तो बड़ा मुश्किल है। तो ये जैसे चूंकि ये बांटने वाली चीज़ है, इनको खत्म करना चाहिए। क्योंकि कोई एक व्यक्ति अगर कोई धर्म की पालना, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कोई धार्मिक गतिविधि नहीं करे तो उसके जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी धर्म की गतिविधि नहीं करे, एक दिन नहीं करे, सप्ताह भर नहीं करे, महीना भर तक नहीं करे, साल भर तक नहीं करे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जातियों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अपन जैसे मान लो स्कूल में जाते हैं, बच्चे सब बैठे होते हैं, उनसे अगर कोई जाति नहीं पूछे तो कोई पता नहीं लगता बच्चा किस जाति का, किस धर्म का है। तो इसलिए ये आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, मैन मेड है, मानव ने इनको बांटा। तो अपन चूँकि बहुत दिनों से जनता की इच्छा भी है कि भाई एक हो जाए, तो इनको एक करने के लिए प्रयास है। इसी तरह से अंधविश्वास ने भी समाज को जकड़ रखा है। इससे नुकसान क्या हो रहा है? इसमें फिजूल खर्ची तो होती है, समय की, संसाधन की और धन की, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान क्या होता है कि विज्ञानवाद के आड़े आ रहा है। तो ये विज्ञानवाद के एक तरह से विरोधी है। इसमें पहले से ही जैसे लिख दिया भाई सब चीज़ें ईश्वर अल्लाह गॉड पहले से करता है, उसी के आधार पर चीज़ें चल रही है। तो फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति मर जाती है कि प्रकृति कैसे काम कर रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है कि प्रकृति कार्य कारण सिद्धांत पे चल रही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही विज्ञानवाद का मूल स्रोत है, जड़ है या नींव मान सकते हैं। तो इस तरह का अपन समाज का निर्माण करना चाहते हैं भाई, उसमें उच्च नैतिकता हो, लोगों का मतलब चला करके मतलब सच बोलें, न्याय के साथ रहें, बेईमानी नहीं करें। अब अपन वर्तमान में देखते हैं कि भाई समाज में, विशेष रूप भारत में, बेईमानी का बड़ा बोलबाला है। हर कोई आदमी मतलब किसी के परेशानी का या मजबूरी का फ़ायदा उठाने के चक्कर में होता है। कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी अगर उसका मौका लगता है तो वो इस तरह का प्रयास करता है। जैसे बड़े बड़े अधिकारी वगैरह कर्मचारी, उनके तो भ्रष्टाचार बार बार पकड़ में आते ही हैं, लेकिन आम आदमी भी उससे अछूता नहीं है। चाहे अपन मान लीजिए दुकानदारी में देखें तो मुनाफाखोरी, मिलावटखोरी वहाँ भी चल रही है। और आम जैसे मान लो अगर अपन कहीं सोचो कि भाई अपन जैसे कहीं किसी जगह पे खड़े हैं या अपन को जाना कोई साधन होगा, तो वो भी अगर देख लेगा भाई ये अकेला पड़ रहा है या इसको टाइम इस तरह का है, तो वो भी अपन से दुगना तिगुना पैसा किराए का मांग सकता है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई ऐसा नहीं कि भाई समाज में 10-20% या 10-5% तो उच्च नैतिक वाले लोग हैं, लेकिन 80-90% लोगों की नैतिकता कमज़ोर पड़ रही है। तो इसमें उच्च नैतिक मूल्यों की स्थापना करना भी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगली पीढ़ी, बच्चे अपन से ही सीखते हैं। शिक्षित होना सभी, हर बच्चे को स्कूल कॉलेज तक पढ़ना ही चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, A to Z सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। बच्चों क्या कि उनमें एक तो विभिन्न देशों के बारे में जानकारी होती है, विज्ञान के नई चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। इसलिए हर बच्चे का पढ़ना तो ज़रूरी है ही है। एक स्वस्थ भी इस विचारधारा का प्रमुख आधार है। स्वस्थ रहना हर व्यक्ति के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तो उसमें फिर आदमी ज़्यादा काम भी करेगा और खुश भी रहेगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूदों का आयोजन कराना, ये भी अपनी विचारधारा का मूल चीज़ है कि लड़कियों के भी आयोजन कराओ, खेल कूदों के, लड़कों के भी कराओ। तो अपन ने पिछले दिनों में जैसे 3 कुश्ती दंगल लड़कियों के भी करवाए। और एक साहस की कमी भी इस देश के मतलब परवरिश में रखी जा रही है, छोटे बच्चे से ही। तो जब कभी संघर्ष वगैरह होता है या अन्याय के खिलाफ की बात आती है तो उतना संघर्ष नहीं कर पाते। तो ये अपने
भारतीय समाज में साहस को भी पढ़ के भी उनको बच्चों को साहसी बनाओ, खुद भी साहसी रहो। साहसी के बिना मतलब आप नेतृत्व नहीं कर पाते, क्योंकि नेतृत्व करने के लिए साहस की जरूरत होती है। नस्ल स्तर पे है उसको भी अपन कहते हैं भी नस्लें तो रहेंगी आदमी की, कहीं गोरे रहेंगे कहीं काले रहेंगे, ये भौगोलिक कारण है, पर नस्ल कोई श्रेष्ठ है कोई कमतर है ऐसा कुछ नहीं है। जातियाँ की भी कोई जरूरत नहीं है, इसमें भी एक तरह से भारतीय समाज पे कलंक है। तो इससे हजारों साल से मतलब समाज का बड़ा तबका पीड़ित रहा है, आज भी ऊंच नीच छुआछूत से पीड़ित रहता है। लेकिन अभी आप बहुत सारे लोग बाग इस खेल के खिलाफ जुटे हुए हैं और काफ़ी फायदा भी समाज में मिल रहा है। हालांकि पूरा बदलाव नहीं आया, लेकिन एक बदलाव की तरफ देश बढ़ रहा है। ये जो विचारधारा है सर आपकी, आपने इसकी शुरुआत कब से की थी, कितना समय बीत गया? वैसे तो मैं बचपन से भी थोड़ा भिन्न सोच का कह सकते हो, और कॉलेज लेवल पे ही मैं समझ गया था कि भाई इस तरह का कोई ईश्वर अल्लाह गॉड जैसी कोई शक्ति नहीं है। ये सारा सिस्टम है जो विज्ञान के जो नियम खोजे गए इनके तहत ही चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद बाद में फिर मैं कोई 20-25 साल से इन चीज़ों को नहीं मान रहा था। लेकिन 2015-16 से मैंने सोशल मीडिया पे फेसबुक पे लिखना शुरू किया। उसके बाद इसकी हज़ारों मीटिंग ली स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी में, और पिछले 2015-16 से मैं इसमें शुरू किया जी। और अब हर गांव में मतलब 2-4 लोग बाग तो इस विचारधारा से परिचित हैं राजस्थान में तो, और 12-13 जो राज्य हैं वहाँ तक भी अपनी बात जारी है। फेसबुक पे लोग और फ़ोन वगैरह पर मेरे से जुड़े हुए हैं, बातचीत भी करते हैं। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात वगैरह इन स्टेट में काफ़ी लोग आगे इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब साथ दे रहे हैं इसमें। तो आगे आप मिशन लेकर चल रहे हैं, कितना लक्ष्य है, क्या बड़ा लक्ष्य? अपना लक्ष्य तो बहुत बड़ा है कि भाई एक तो ये विज्ञान, क्योंकि आदमी शुरू से सपने देख रहा है कि भाई ये तारों को देखता था, सूर्य को देखता था, चंद्रमा को देखता था। एक तो विज्ञान इनके बारे में सृष्टि और ब्रह्मांड के भेद खोल रहा है, और अपना ये कहना है भाई सृष्टि और ब्रह्मांड के यानी प्रकृति के जितने भेद खुले विज्ञान से बचे हुए रहस्य वो भी विज्ञान से खुले। दूसरा क्या था कि आदमी जैसे कोई मरता था, जैसे कम उम्र में मरता है, तो उसका भी शुरू से आदमी को दुख होता है। किसी के परिवार में कोई असामयिक मौत होती है तो उसका चाहे दुख होता है, तो इसका भी जैसे बीमारी से मरता था तो उसका भी दुख होता था, तो बीमारियों के इलाज भी खोजे गए। कोई दुर्घटना में मरता था तो उसके भी इलाज हैं। हालांकि ये भी शुरू से आदमी की इच्छा रही कि मतलब कम उम्र में नहीं मरे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा इलाज हो, और भी आगे लोगों की इच्छा थी कि भाई कोई मर जाए तब भी उसको जीवित किया जाए। तो ये तो चलो भविष्य की बात है, विज्ञान इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जब भी ये भी एक बहुत बड़ा दुख का विषय रहता है कि भाई किसी परिवार में कोई डेथ होती है और बुजुर्ग होकर मरता है, उसके नहीं होती, लेकिन कम उम्र में मरता तो रहता है, तो विज्ञान उसके लिए भी काफ़ी राहत दे रहा है। लोग बीमारी से कम मर रहे हैं। तो ये दो चीज़ हैं, और सृष्टि ब्रह्मांड के रहस्य वगैरह जो खोजने वाली बात है वो तो है ही है। तीसरा जो अपने देश के लिए इस देश ने हज़ारों साल की गुलामी झेली, उसका कारण क्या था कि भाई एक तो धर्म जातियों में बटे रहे तो एकजुटता। अपन चाहते हैं भारत भी मतलब इस मामले में विज्ञान तकनीकी में आगे बढ़े और एक सुपर पावर देश बने। अभी चूँकि आजकल अपन देखते हैं कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है, सबसे ज़्यादा हथियार भारत खरीद रहा है, जबकि अपनी जनसंख्या 142 करोड़ है, मतलब 142 करोड़ अपने दिमाग हैं। लेकिन 90 लाख के इजराइल से भी हथियार ला रहे हैं, 14 करोड़ के रूस से भी ला रहे हैं, 33 करोड़ के अमेरिका से भी ला रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे दिमाग काम नहीं कर पा रहे, और वो उनसे वो अपन को तकनीकी बेचते नहीं है। कई बार वो उसमें अपन को नीचा भी देखना पड़ता है। कोई भी जब देश खरीदे हुए हथियारों पर जिसकी सुरक्षा निर्भर होगी, वो इतना स्वाभिमानी देश भी नहीं रह पाता। तो ये भारत के लिए बहुत दुख की बात भी है। इसके अलावा अपने जो युवा हैं, आदमी की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है युवा उम्र में होती है। तो हमारे युवा तो बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि अगर उनको रोजगार, उनको चांस दिया जाए तो अपना देश सुपर पावर बन सकता है। तो उसके लिए भी विज्ञान तकनीकी होगी तभी उनको मिलेंगे, क्योंकि अपने देश में अपन बाहर से चीज़ें खरीद रहे हैं, जैसे चीन से इलेक्ट्रॉनिक आइटम ला रहे हैं खरबों रुपए के, तो अपना रोजगार चीन में जा रहा है। अपन जैसे 36 राफेल विमान खरीदे इससे फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए के, तो हमारा 59,000 करोड़ का रोजगार फ्रांस में चला गया। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि साहब 73,000 राइफल अमेरिका से खरीद रहे हैं, 7 लाख राइफल अपन रूस से खरीद रहे हैं, कुछ राइफल अपन इसे इजराइल से खरीदी हैं। मतलब बेसिक हथियार होता है राइफल, तो सबसे छोटा हथियार होता है सैनिक के पास में।
वो भी अपन नहीं बना पा रहे उस क्वालिटी का जो हमारे सैनिक टक्कर ले पाए। तो अपने देश के मतलब एक हथियारों में भी मतलब सुपर पावर बने और रोजगार अपने बच्चों के लिए, तो वो भी जब सृजित होंगे जब अपन को यहाँ विज्ञान तकनीक का विकास होगा। तो इन सब चीज़ों का समाधान विज्ञानवाद है। तो अपना है वो इस देश को विज्ञानवाद पर लाएंगे। जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर छपी थी, चीन के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो तो क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हैं, और हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं वो धार्मिक दृष्टिकोण के हैं, तो उनके दिमाग उतने नहीं चल पा रहे, इसलिए अपन पिछड़ रहे हैं। तो विज्ञानवाद पर लाना भी अपना इस मुहिम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी, ये जो आपकी विचारधारा है ये इसको कैसे जोड़ती है मानवाधिकार से? बिल्कुल, ये मानवाधिकार से जोड़ती है। जैसे मान लीजिए मानवाधिकारों का जो बड़ा हनन होता है वो तो परंपरागत धर्म और जाति व्यवस्था में होता है। अब जातिगत व्यवस्था से इसको अछूत बना दिया, छुआछूत वगैरह जो जातिगत भेदभाव कर दिया, बड़े वाल्मीकि जाति के लोग या जाटव जाति के या बैरवा जाति के, मेघवाल जाति के, और कई जगह भील जाति के लोगों के बाल नहीं काटे जाते। मीणाओं के भी मारवाड़ में इस तरह की समस्या आती थी, तो उनके लिए आदेश जारी किए, तो उससे बहुत बड़े स्तर पर उनको जैसे बाल काटने की समस्या थी उसका समाधान हुआ। तो और ये जैसे परंपरागत धर्मों में जैसे मान लीजिए मानवाधिकारों का हनन होता है धर्म के नाम पे, कई बार जैसे मान लीजिए हत्या तक कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले बिल्कुल मतलब कन्हैयालाल की हत्या हुई थी उदयपुर में, या मेवात में नासिर जुनैद की हत्या हुई थी, वो धार्मिक आधार पर हुई थी। अभी एक लड़के को कोई आर्यन मिश्र था, उसको वैसे गौ तस्करी के शक में उसकी हत्या कर दी। तो इनसे धर्मों के नाम पर भी बड़े स्तर पे मानवाधिकारों का हनन होता है। और धर्मों में ही धर्म ग्रंथों में भी महिलाओं के साथ लिंग भेद भी मेंशन है, तो वो लिंग भेद भी एक बड़ा स्तर का ही मतलब एक तरह से महिलाओं के साथ में मानवाधिकारों का हनन है महिलाओं का। उनमें कहते हैं आदि बुद्धि है या ये पीटने की अधिकारी होती है, तो ये सब धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। तो ये विचारधारा मतलब बड़े स्तर के जो मानवाधिकारों का हनन हो रहे हैं उसको रोकती है। व्यक्तिगत रूप से तो खैर पुलिस अपना प्रयास करती है, वो रोकते हैं, कोर्ट भी रोकते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर के हैं जो संस्थागत रूप से मानवाधिकारों का हनन हो रहे हैं वो इस विचारधारा से काफ़ी उनमें फर्क पड़ रहा है। सर, जैसे ये जो विचारधारा है ये शैक्षणिक स्तर पर कैसे जोड़ती है? बच्चे को शिक्षित होना चाहिए और कॉलेज तक सबको पढ़ना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। लेकिन अपन इसमें एक चीज़ और कहते हैं कि भाई ये धर्म ग्रंथों की शिक्षा की जरूरत नहीं है। जैसे कुरान की शिक्षा है या मतलब वेदों की शिक्षा है या फिर बाइबल की शिक्षा है या और धर्म ग्रंथों की, ये जो इनके लिए जो मदरसा शिक्षा है, गुरुकुल शिक्षा है, मिशनरी शिक्षा है, इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि जो धार्मिक शिक्षा में जो बच्चा पढ़ेगा वो बायस्ड हो जाएगा और उसका सोच है वो काफ़ी अलग हो जाएगी। तो इसलिए अपन कहते हैं स्कूल का जो सिलेबस है, कॉलेज का सिलेबस है पढ़ने के लिए, इनको पढ़ाओ। ये धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई से बच्चे बायस्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ एक ग्रंथ को पढ़ाया जाए तो खुल करके उस धर्म ग्रंथ में जो भी बातें लिख रखी उनको बताते हैं, तो फिर वो बच्चे दूसरे बच्चों के साथ में मतलब घुल मिल नहीं पाते, जीवन भर वो अलग तरह की सोच के रहता है। इसलिए इस बारे में अपना स्ट्रिक्ट है जो धार्मिक शिक्षा है, जैसे मदरसा शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, मिशनरी शिक्षा या और कोई धर्म की शिक्षा, उन पर पाबंदी होनी चाहिए। वो उसके बजाय स्कूल कॉलेज की शिक्षा पर्याप्त है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई सर। मानवतावादी विश्व समाज एक बड़ी अच्छी विचारधारा है जिसको लेकर के अगर जिया जाए जीवन और जीवन शैली का हिस्सा बनाया जाए उसको, तो आदर्श जीवन जिया जा सकता है और स्वस्थ जीवन शैली के साथ जिया जा सकता है। इन नैतिक मूल्यों के साथ आप इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको शुभकामनाएं इसके लिए। और मीडिया ने इसके सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि अगर आपको ये विचारधारा उचित लगती है तो आप किशन साय सर से डायरेक्ट इस बारे में विमर्श कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।